हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे लोगों को एक कहीं ना कहीं संशय बना रहता है कि कब ग्रह को पीड़ित माने और कब माने कि ग्रह पीड़ित नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन आए एफ्लिक्शन का कि चार्ट के अंदर कोई प्लैनेट एफ्लिक्टेड है तो वो कैसे डिसाइड होता है। हमेशा जो एफ्लिक्शंस हैं वो लगन से ही डिसाइड किए जाते हैं। उसमें ना तो हम सूर्य लगन को देखते हैं ना ही चंद्र लगन। ठीक है, इसीलिए लगन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के रूप में माना जाता है जब कभी भी बात होती है रिगार्डिंग कि कोई ग्रह से कोई दूसरा ग्रह पीड़ित या प्रभावित है। इसमें ध्यान ये देना होता है इस पर्टिकुलर हाउस जो कि 6th हाउस है, ठीक है, इसके बाद ये 8th हाउस है, ये 12th हाउस है। ठीक, इन 3 भावों के स्वामी ये सीधे सीधे त्रिक माने जाते हैं। इसीलिए त्रिक स्थान के स्वामी जिसके साथ भी युति कर लें या जिसके साथ भी दृष्टि संबंध बना लें उस पर्टिकुलर ग्रह और भाव के ऊपर पीड़ा मानी जाती है। ठीक, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि इन भावों के स्वामी अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रह बनते जाएंगे तो उसके हिसाब से जो रूपरेखाएं हैं वो लगन दर लगन बदलती जाएंगी। मान लीजिए मेष लगन की बात की जाए तो ये नेचुरल इसी सीक्वेंस में चलेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका राशि 6 नंबर बुध की होती है, मर्क्यूरी की राशि होती है। ये 8 नंबर ये मार्स की राशि होती है, मंगल की। यहाँ पे ये जुपिटर की राशि होती है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जब कभी भी मेष लगन की कुंडली में चर्चा होगी वहाँ पे ध्यान रखिएगा सेकंड जो हाउस है प्लैनेट का वो भी देखा जाएगा। मंगल के केस में एक मूल त्रिकोण राशि लगन में आ जाएगी और गुरु की एक मूल त्रिकोण राशि वो आपके नवम में आ जाएगी, जबकि बुध की राशि जो है वो तीसरे भाव में आएगी। ऐसे स्थिति में ये जो बुध होगा ये इस पर्टिकुलर लगन के लिए सबसे ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट काउंट हो जाएगा। अब ये बुध जिस भी ग्रह के साथ संबंध बना ले वो ग्रह भी प्रभावित या पीड़ित माना जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई दूसरा ऐसा हाउस जो कि पीड़ित कर सकता है वो सेकंड नंबर का हाउस जो होता है वो होता है 11th हाउस। कई जगहों पे उसे फर्स्ट रेट मैलेफिक में काउंट किया जाता है 11th हाउस। ऐसे कंडीशन में जब कोई ग्रह 11th हाउस लॉर्ड के साथ संबंध बनाता है तो भी वो ग्रह पीड़ित माना जाता है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रहों के रोल्स बदलते जाएंगे। अब सपोज करिए वृषभ लगन की कुंडली बना दी जाए तो वृषभ लगन की कुंडली में यहाँ पे 6 नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाता है आपका 7 नंबर मूल त्रिकोण 7 नंबर वृषभ की राशि। ठीक है, मूल त्रिकोण 9 नंबर अष्टम भाव में गुरु की राशि, ये जुपिटर की राशि है। इसी तरीके से 1 नंबर मूल त्रिकोण मंगल की राशि है। ठीक, यहाँ पर जो एक लॉजिक है उसको ध्यान देना होता है। जब कभी भी कोई क्रूर ग्रह केंद्र का भी स्वामी बन जाए, जब कोई क्रूर ग्रह केंद्र का भी स्वामी बन जाए तो वो अपनी क्रूरता छोड़ देगा। ठीक है, दूसरा रूल सेकंड हाउस और 12th हाउस के स्वामी अपने आप में न्यूट्रल होते हैं। वो दूसरे भाव जहाँ पे भी उनकी दूसरी राशि आती है उसका प्रभाव करने लगते हैं। ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो वृषभ लगन की कुंडली के अंदर जहाँ कहीं पे भी शुक्र या फिर गुरु संबंध बनाने जाएंगे वो पर्टिकुलर हाउसेस या फिर वो ग्रह पीड़ित हो जाएंगे। तो जब एफ्लिक्शंस की बात आती है, पीड़ित होने की बात आती है तो हम प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड। इसमें 12th हाउस लीस्ट होता है, लीस्ट 11th हाउस लॉर्डशिप्स जिसको भी मिलेगी उसको आप मोस्ट मान सकते हैं। ठीक है, 8th और 6th हाउस लॉर्ड ये हमेशा ही एफ्लिक्टिंग पॉइंट्स पे देखे जाएंगे। ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब सूर्य 12वें घर का स्वामी बना
जब सूर्य 12वें घर का स्वामी बना, वहां पे कुछ लोगों को ये लगने लगा कि नैसर्गिक रूप से क्रूर है इसीलिए खराब बोले जा रहे हैं, या फिर सूर्य सिर्फ 12वें के स्वामी है इसलिए खराब बोले जा रहे हैं। जब पर्टिकुलर चार्ट लिया था तो 6 नंबर की लगन कुंडली में सूर्य 12वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे स्थिति में वो न्यूट्रल से थे, ठीक है, 12th हाउस के लॉर्डशिप पे ग्रह न्यूट्रल सा था, लेकिन उसका संबंध वो अपने रिजल्ट्स कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं शनि से 6th लॉर्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया, उसके अंडर में रिजल्ट करेगा। तो जो न्यूट्रल है, मैंने कहा ना 2nd और 12th हाउस के लॉर्ड वैसे तो न्यूट्रल है, वो अपनी दूसरी राशि का प्रभाव करेंगे, अन्यथा वो जिसके साथ युति करेंगे वैसा प्रभाव कर देंगे। इस कारण से जब 6 नंबर से बनने वाली लगन कुंडली बनाई और सूर्य को 12th हाउस की लॉर्डशिप प्राप्त हुई तो वो वहां तक तो न्यूट्रल थे, लेकिन जब सूर्य शनि के नक्षत्र से कनेक्ट हो गए और शनि जो कि 6th लॉर्ड थे उनके साथ जुड़ गए, तो फिर वो सूर्य पाप पीड़ित हो गए। और ऐसे स्थिति में जब कोई ग्रह पीड़ित है और पीड़ा में सहायक है तो वो लाइफ के अंदर चैलेंजेस बढ़ाने लगेगा। इसी वजह से हमेशा इस बात को फोकस करके चलिएगा कि कुंडली में 6th हाउस 8th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं वो कहाँ किसके साथ युति कर रहे हैं, और उन युतियों के हिसाब से ही ये निर्धारित कर सकेंगे कि कोई ग्रह किसी को पीड़ित कर रहा है या फिर वो किसी और रूप में आपको कोई योग निर्माण करके दे रहा है। मान लीजिए 9 नंबर से बनने वाली लगन कुंडली है, यहाँ पे आता है 12 नंबर, यहाँ पे एक तरफ आता है शुक्र, एक तरफ आ जाता है चंद्रमा। ऐसे स्थिति में देखिए, एक तरफ ये जो है 2nd हाउस लॉर्ड शुक्र है, दूसरी तरफ 8th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, ठीक है। अब ये दो ग्रह आपस में युति कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में कौन किसे कितना प्रभावित करेगा ये समझने वाली बात है। शुक्र के पास 2 राशियां हैं, एक है 6ठे भाव में और एक है लाभ भाव में, जबकि चंद्रमा के पास एक राशि है जो कि अष्टम का प्रभाव रखती है, ठीक है। 6ठे भाव की ताकत तो ये है कि 6ठा भाव त्रिक तो होता है लेकिन उपचय भी होता है, तो जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है वो अपनी अड़चनों को खत्म करने लगता है और धीरे धीरे तरक्की या वृद्धि होने लगती है। इस स्थिति में शुक्र यदि चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है तो चंद्रमा के पास एक पर्टिकुलर हाउस का ही रिप्रेजेंटेशन है, 8th हाउस का। इस पर्टिकुलर युति के अंदर दोनों के दोनों ग्रह जो कि 2 त्रिक भाव के स्वामी है वो आपस में संबंध कर लें, ऐसे स्थिति में भी एक प्रकार से विपरीत राज्यों परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को कम करने की कोशिश करने लगेंगे। इस स्थिति में यदि ग्रह एक दूसरे को पीड़ित करते हैं तो वो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान से समझिएगा, जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो चुनौतियां क्या होंगी। दिले का स्वामी लाइफ के अंदर डेली रूटीन्स को या फिर सर्विसेज को, जॉब्स को प्रभावित करेगा, एट द सेम टाइम आपके अर्निंग्स, आपके इनकम को भी प्रभावित करने लगेगा। दूसरी तरफ बीमारियों का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्गेविटी के ऊपर, क्योंकि आयुष की बात हो रही है, उसको प्रभावित करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे स्थिति में जब कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस आएंगे और उसके बाद व्यक्ति को एक राइज हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये विपरीत राज्यों की परिस्थितियां बनने लगेंगी। इसी तरीके से मान लीजिए किसी भी लगन कुंडली के अंदर त्रिक भाव का स्वामी किसी अच्छे भाव का स्वामी बन जाता हो, ये कब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर, ये हो जाएगा 4, 5 और ये 6, ये बुध की राशि हो गई। कर्क लगन की कुंडलियों में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस समय में देखिए जो 6ठे भाव का स्वामी है वही 9वें भाव का भी स्वामी है, ठीक है। ऐसे स्थिति में ध्यान रखना कि मूल त्रिकोण राशि वो कहाँ पर आ रही है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है वो किसी भी ग्रह की पहली प्राथमिकता है, ठीक है। वो जहाँ पे भी प्लेस करेगी उस हिसाब से रिजल्ट्स में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में बुध कहीं पर भी बैठेंगे तो वो दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। एक तरफ से वो संघर्ष दे रहे होंगे
और दूसरी तरफ से वो भाग्य भी दे रहे होंगे। इसलिए जब कभी भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ या कोई ग्रह किसी के आमने सामने बैठ के एक दूसरे को प्रभावित करते हों, तो वहाँ पे आपको अपना बुद्धि विवेक लगाना पड़ता है कि कौन सा ग्रह पीड़ित माना जाएगा, कौन से ग्रह को पीड़ित नहीं माना जाना चाहिए। मान लीजिए 3 नंबर की लगन कुंडली बन जाए, 3 नंबर की लगन कुंडली में नवम भाव पे शनि की राशि आएगी और अष्टम पर भी शनि की राशि आएगी। ऐसे स्थिति में जब शनि युति बनाएंगे तो हमें ये कहना पड़ेगा कि जिंदगी में चीज़ें देर से मिलेंगी, लेकिन भाग्य का स्वामी है तो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी बात ये उठने लगे कि कोई ग्रह किसी ग्रह से पीड़ित है, तो इस बात को पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि वो किन त्रिक भाव का स्वामी है। दूसरा, त्रिक भाव के स्वामी के अलावा अगर उनकी कोई दूसरी राशि है तो वो कहाँ पे जाके बैठी है। फिर से बता रहा हूँ, अगर इस हाउस से कनेक्ट हो रही है तो मना कर दीजिए, प्रॉब्लमेटिक है वो। इस पर्टिकुलर हाउस से हो रही है तो चैलेंजिंग है, इस हाउस से हो रही है तो चैलेंजिंग है। कुछ हद तक ये हाउस कुछ हद तक चैलेंजिंग होता है, ये हाउस भी सर्टेनली चैलेंजिंग होता है, तो क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उपचय बनते चले जाते हैं। ठीक है, 3, 6, 10 और 11 इन्हें उपचय माना जाता है। 12th लॉसेस के लिए कनेक्ट होता है। इसलिए जब कभी भी ऐसे ग्रह किसी युति में जाते हों, संबंध में जाते हों, तो स्टोन्स को यूज करने के पहले या कोई भी ग्रह को बल देने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कहीं कोई अजीबोगरीब परिस्थिति ना पैदा कर दे। खासकर छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी ऐसा करने में अक्सर सहायक होते हैं। इसीलिए बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं जब किसी को 6th हाउस लॉर्ड का रत्न दिया जाता है, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके सेहत को, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये सबसे पहला फंडामेंटल ग्राउंड है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगली बार कभी भी किसी चार्ट्स के अंदर जब हम चीज़ों को कनेक्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि पीड़ित करने वाले ग्रह होते कौन से हैं। ये जरूरी नहीं है कि गुरु के साथ कोई जुड़ के बैठ गया है तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर वृषभ लगन की कुंडली है, गुरु जो है वो अष्टम का स्वामी है, एकादश का स्वामी है, अकारक ग्रह है, वो अकारक ग्रह संबंध बना देगा किसी दूसरे ग्रह के साथ। अगर वो किसी दूसरे त्रिक भाव का स्वामी है तब तो बैलेंस होंगे, लेकिन यदि वो त्रिक भाव के स्वामी नहीं है, ऐसे स्थिति में कोई योग बना बैठेंगे तो शुभ ग्रह, कुंडली का कोई भी शुभ ग्रह वो पाप पीड़ित माना जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा, एफ्लिक्शन या पीड़ित का केस इस तरीके से भी समझा जाता है जब कोई ग्रह या कोई भाव के आसपास, जब कोई ग्रह या कोई भाव के आसपास के 2 भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाए। मान लीजिए यहाँ पे सन बैठ जाए, यहाँ पे मार्स बैठ जाए। ऐसी स्थिति में 2 क्रूर ग्रहों के बीच में एक पर्टिकुलर भाव एंटर हो गया तो वो भाव पाप का त्रियोग के तहत पीड़ित माना जाता है। ठीक है, दोनों तरफ जो है भाव के वो क्रूर ग्रह बैठे हैं, लेकिन इसमें भी वही मॉडिफिकेशंस ऐड ऑन करने पड़ जाएंगे कि लगन के हिसाब से अगर कोई ग्रह शुभ है तो फिर उस भाव के दोनों तरफ के ग्रह शुभ होंगे और ऐसे स्थिति में रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे, बावजूद इसके कि वो 2 ग्रह जो है वो क्रूर प्रवृत्ति के। मान लीजिए ये स्थिति बनती हो सिंह लगन की कुंडली के अंदर। सिंह लगन की कुंडली में क्या होगा, 1st हाउस लॉर्ड और क्रूर ग्रह सूर्य, तो क्रूरता की वजह से वो अपने आप को सौम्य कर लेंगे, शुभ हो जाएंगे 1st हाउस लॉर्ड होके। दूसरी तरफ मंगल जो है वो इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह होने की वजह से और केंद्र और त्रिकोण के स्वामित्व हासिल कर लेने की वजह से कहीं ना कहीं मंगल शुभ। ऐसे स्थिति में ये 2 शुभ ग्रहों के बीच में कोई भाव आया तो उसको भी शुभ ही रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तब वो पाप कतरी में ना आके शुभ कतरी बन जाएगा। उस स्थिति में वो एफ्लिक्टेड नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि वो ग्रह कहीं भी शुभपति नहीं हो पाया तो ऐसे स्थिति में वो भाव और उस भाव में आने वाले सभी ग्रह पाप पीड़ित, पाप कतरी योग में माने जाएंगे। इसलिए जब कभी भी कुंडली में इस बात को देखा जाता है कि कोई ग्रह पीड़ित है तो इस बात को समझना जरूरी है कि कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है, और कभी भी जो पीड़ित कर रहा है उसके बल को बढ़ाने जाएंगे। लाइफ के अंदर पीड़ाएं, चुनौतियां बेवजह की बढ़ती चली जाएंगी। उम्मीद है कि चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि कब किसी ग्रह को शुभ और कब किसी ग्रह को अशुभ मानना है। इसका फैसला
लगन के ऊपर ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली चंद्रमा उस दिन में वहीं पे बैठे थे, सूर्य महीने भर वहीं बैठे थे। आपने एक पर्टिकुलर समय पर जब एक पर्टिकुलर लगन उदित हुआ है तब जन्म लिया है। इस कारण से फंक्शनल नेचर ऑफ द प्लैनेट्स हमेशा ही लगन से देखे जाएंगे और उसी के ऊपर आपको अपने योग को जोड़ के समझ के देखना होता है। धन्यवाद।